इसराइली लेबनीज सीजफायर अंडरस्टैंडिंग, जिसे द ग्रेप्स ऑफ रैथ अंडरस्टैंडिंग्स और अप्रैल अंडरस्टैंडिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान एक अनौपचारिक लिखित समझौता या गैर रस्मी तहरीरी मुआहदा था जो अमेरिका के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए तय पाया गया था। इस समझौते ने इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच 1996 के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया था। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच उस जंग जिसे ग्रेप्स ऑफ रैथ के नाम से बुलाया जाता है उसके बारे में जानना चाहेंगे? क्या आप साल 1996 के द अप्रैल अंडरस्टैंडिंग समझौते के बारे में कुछ खास बातें जानना चाहेंगे? और क्या आप ये जानना चाहेंगे कि कैसे आज से 28 साल पहले हिजबुल्लाह ने इजरायली फौज को खदेड़कर बहुत सालों तक उसके कब्जे में रहे लेबनान के बहुत बड़े हिस्से को आजाद करवाया? अगर आप वाकई ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिसर्च प्रोग्राम। लेबनानी आर्म्ड ग्रुप हिजबुल्लाह और इजराइल की फौज के बीच टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं। दोनों के बीच कई महीने से मुश्तरका सरहद पर तोपखाने से गोलाबारी और दीगर हमले जारी हैं, जिससे ये खदशा बढ़ गया है कि इलाकाई जंग यानी कि रीजनल वॉर छिड़ सकती है। ये तशद्दुद 7 अक्टूबर 2023 के बाद गजा पट्टी पर मुसलसल बमबारी और नाकाबंदी के दरमियान शुरू हुआ है। सात फरवरी 2024 को लेबनीज वेबसाइट अल मायदीन में एक खबर छपी जिसकी हेडलाइन थी लॉन्चिंग मेजर इजरायली ऑपरेशन अगेंस्ट हिजबुल्लाह स्ट्रेटजिक मिस्टेक। इस आर्टिकल का 8th पैराग्राफ ही हमारी आज की कहानी को आगे बढ़ाएगा। इसमें एक्सियोस की खबर के हवाले से लिखा गया है कि वॉशिंगटन हिजबुल्लाह और इजरायली ऑक्यूपेशन के दरमियान अंडरस्टैंडिंग्स चाहता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि दोनों के बीच लड़ाई रुक जाए। इस पैराग्राफ में फरवरी की खबर है। लिखा है कि इस सिलसिले में अमेरिकी सदर जो बाइडेन के काबिल एतमाद एनवॉय एमोस हॉस्टिन ने गुज़िश्ता हफ्ते इजराइल का दौरा किया और वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और सिक्योरिटी के वजीर योआव गैलेंट से मुलाकात की ताकि नई सरहदी सूरत हाल के बारे में उनकी तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक ये तजवीज़ 1996 के ग्रेप्स ऑफ रैथ के मसौदे पर मबनी है, जिसका ऐलान 1996 में अमेरिका और दीगर ममालिक ने लेबनान पर इजरायली एग्रेशन के खात्मे के लिए किया था। तो साथियों, आपको क्लियर हो गया होगा कि आज भी इजराइल और हिजबुल्लाह को कूल डाउन करने के लिए ग्रेप्स ऑफ रैथ अंडरस्टैंडिंग्स या अप्रैल अंडरस्टैंडिंग्स का सहारा लिया जाता है। और अब हम आते हैं असल मुद्दे पर और समझते हैं कि क्या है द अप्रैल अंडरस्टैंडिंग। द अप्रैल अंडरस्टैंडिंग जो 1996 में इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से मुसल्लत की गई थी, उसे बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इस अंडरस्टैंडिंग को लाने की वजह बना था हिजबुल्लाह का एक उसूल, सिविलियन के बदले सिविलियन, यानी तुम एक मारोगे तो हम भी तुम्हारा एक बंदा मारेंगे। और ये उसूल मौजूदा जंग में भी लेबनानी मोर्चे के भिड़ने पर किस तरह असरअंदाज हुआ है, ये हम सब देख रहे हैं। ये साल 1996 की बात है। जनूबी लेबनान अब भी इजराइल के कब्जे में था। तब ना कोई आयरन डोम था और ना ही कोई मिसाइल शेल्टर था। जब भी हिजबुल्लाह इजरायली फौज के ठिकानों पर कार्रवाई करता, इजराइल इंतकाम के तौर पर लेबनान के सिटीजन्स पर हमला शुरू कर देता था। हिजबुल्लाह इसके बाद और जोरदार हमले करता था। इन हमलों में कई इजरायली फौजी मारे गए। इसके नतीजे में हुआ ये कि 1996 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ग्रेप्स ऑफ रैथ नाम की वॉर शुरू हो गई। हिजबुल्लाह को खत्म करने के अपने मकसद में इजराइल नाकाम हो चुका था। 1996 में लेबनान इजराइल बॉर्डर के दोनों तरफ हुई मौतों ने उसी साल 11 अप्रैल को ऑपरेशन ग्रेप्स ऑफ रैथ को जन्म दिया था। इजराइल ने लेबनान पर गोलों और हवाई हमलों से बमबारी की,
जिस के नतीजे में कम से कम 37 बच्चों समेत 100 से ज्यादा लेबनानी अफराद का कत्लेआम हुआ। इसे काना मैस्केयर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हिजबुल्लाह ने भी अपनी स्ट्रेटजी को बदला और अपने सिविलियंस का बदला लेने के लिए इजराइल के कब्जे वाले शुमाली इलाकों में सेटलर्स को कत्यूशा मिसाइल से निशाना बनाना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह कोई कमजोर दुश्मन नहीं था, इसीलिए इजराइल का नुकसान बढ़ता देख वॉशिंगटन एक्टिव हो गया। इसके बाद अमेरिका की मिन्नत पर हिजबुल्लाह ने अप्रैल का मुआहदा यानी कि अप्रैल अंडरस्टैंडिंग को लागू कर दिया। इसमें तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे। इसके तहत आम लोगों पर हमले बंद हो गए और अब सीधा मुकाबला हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इजरायली फौज के बीच में ही लिमिटेड रह गया। हिजबुल्लाह के अप्रैल अंडरस्टैंडिंग नाफिज करने के कदम से इजराइल को नुकसान हुआ और उसे पीछे हटना पड़ा, क्योंकि इजराइल आम लोगों पर ही हमला करके अपने दुश्मन को कमजोर करने का आदी रहा है। लेकिन अप्रैल अंडरस्टैंडिंग ने उसे बांध कर रख दिया। इजराइल ने लेबनान के सिटीजन और आम लोगों की आबादी से घिरे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले बंद कर दिए। इस कदम ने हिजबुल्लाह को लेबनान में इजरायली पोजीशंस पर सिटीजन्स को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी कार्रवाइयों में इजाफा करने की इजाजत दे दी। अब खेल तेजी से पलटने लगा था। मजबूत फौजी साजो सामान वाला इजराइल बैकफुट पर जा चुका था और हिजबुल्लाह उसे लेबनान की जमीनों से कब्जा हटाकर पीछे ढकेलने के लिए हर रोज हमले तेज कर रहा था। और फिर 4 साल बाद 25 मई 2000 के दिन लेबनान को इजरायली कब्जे से आजाद करा दिया गया। यह हिजबुल्लाह की पहली और अब तक की सबसे बड़ी जीत का दिन था। मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह की तूती बोलने लगी। साल 2000 में 24 मई की तारीख थी। उस दिन इजराइल का घमंड टूट गया। इजराइल ने ऐलान किया कि वो अपनी फोर्सेस को ब्लू लाइन से वापस बुलाएगा। ब्लू लाइन यूनाइटेड नेशंस की नामजद सरहद है। इजराइल के इस फैसले ने जनूबी लेबनान पर इजरायली कब्जे को इफेक्टिवली खत्म कर दिया और तभी से लेबनानी अवाम 25 मई को नेशनल हॉलिडे के तौर पर मनाती है। अरब मुल्क जब जब इजराइल से लड़े तब तब उनकी हार की वजह से इजराइल ने कई फलस्तीनी इलाकों को कब्जा लिया, लेकिन ईरान की IRGC की मदद से खड़ा किया गया कुछ हजार लड़ाकों वाला एक आर्म ग्रुप हिजबुल्लाह इजराइल को खदेड़ने और अपनी जमीन आजाद करवाने में कामयाब हो चुका था। इस जीत के बाद करीब 1 दहाई बीत गई। हिजबुल्लाह और ज्यादा मजबूत होता गया। फिर साल 2012 में हिजबुल्लाह ने ऐलान किया कि उसने इजराइल में किसी भी इमारत को एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। इसका मतलब है कि अगर इजराइल लेबनान की शहरी इमारतों पर हमला करता है, जैसा कि वो आज गजा में कर रहा है, तो उसे टेल अवीव में शहरियों के कत्लेआम के साथ जवाब दिया जाएगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज के दौर में द ग्रेप ऑफ रैथ अंडरस्टैंडिंग्स या अप्रैल अंडरस्टैंडिंग का शोशा मैंने क्यों छेड़ा। ताज़ा हालात में इसका क्या मतलब हो सकता है? तो आपको बता दूं कि इसका मतलब ये है कि हिजबुल्लाह की फौज एतमाद के साथ शुमाली महाज यानी कि नॉर्दर्न फ्रंट पर बढ़ सकती है, जैसा कि वो रोजमर्रा कर भी रही है, क्योंकि इजराइल के लिए लेबनान में सिटीजन्स के खिलाफ जंग छेड़ना बहुत महंगा साबित हो सकता है और ऐसा करना फिलहाल तो मुश्किल भी लग रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को मर्दों से मर्दों की तरह हकीकी जंग लड़ने पर मजबूर किया गया है। इजराइल की तरफ से किसी भी किस्म की कशीदगी बढ़ी हुई अहमियत के साथ फौजी पोजीशंस पर देखने को तो मिलेगी, लेकिन गजा की तरह लेबनान के आम शहरियों के खिलाफ मुकम्मल जंग नहीं होगी। फिलहाल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी टेंशंस और बॉर्डर पर जमा हो रही फौज इस बात की अलामत है कि जंग कभी भी छिड़ सकती है। हालांकि हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह की तरफ से कई बार ऑफर दिया जा चुका है कि इजराइल गजा पर हमले बंद कर दे तो हम भी इजराइल पर हमले बंद कर देंगे। लेकिन इजराइल की हुकूमत ना तो गजा पर हमले बंद करने के मूड में है
اور ना ही हिजबुल्लाह के हाथों हो रहे अपने नुकसान से बचने का उनके पास कोई तोड़ है। तो ऐसी सूरत में कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में सोच सकना तो आसान है, मगर बोल पाना जरा मुश्किल है। अब जरा पीछे चलते हैं, हिजबुल्लाह की हिस्ट्री भी तो समझनी है। हिजबुल्लाह के इतिहास या हिस्ट्री के बारे में भी तो थोड़ी सी बात कर लें। साल 1982 में जब लेबनान पर इजराइल ने अटैक किया, तब हिजबुल्लाह लेबनान के लोगों की हिफाजत के लिए वजूद में आया। इस ग्रुप के पास एक पावरफुल मिलिट्री आज के दौर में है और इसे दुनिया के सबसे भारी हथियारों से लैस नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर जाना जाता है। नॉन स्टेट एक्टर्स अपने आप में एक पैरेलल पावर होते हैं। वो किसी भी मुल्क की किसी भी स्थापित या रिकॉग्नाइज्ड हुकूमत के बनाए कानूनों के मुताबिक नहीं चलते हैं, उनके खुद के कानून होते हैं। हिजबुल्लाह का मतलब है अल्लाह की सेना या अल्लाह का दल या पार्टी ऑफ गॉड। यानी यहीं से साफ हो जाता है कि हिजबुल्लाह इस्लाम के नाम पर बनी एक फौज है जिसका मकसद मुसलमानों की ज़मीनों को इजरायली या बाकी गैर इस्लामी ताकतों से आज़ाद करवाना है। हिजबुल्लाह ईरान के सपोर्ट से वजूद में आया एक आर्म्ड एंड पॉलिटिकल ग्रुप है जिसकी फॉर्मेशन 1982 में साउथ लेबनान पर इजराइल के कब्जे से लड़ने के लिए की गई थी। ये बात मैंने इसलिए दोहराई ताकि आप समझ सकें कि जब तक इजराइल की विस्तारवादी यानी कि दूसरों का माल हड़पने वाली नज़र लेबनान की ज़मीनों पर नहीं पड़ी थी, तब तक हिजबुल्लाह को बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर इजराइल दूसरों की ज़मीनें नहीं कब्जाता तो हिजबुल्लाह नाम की ऑर्गेनाइजेशन कभी वजूद में नहीं आती। लेबनान पर इजरायली हमले के मद्देनज़र ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसे बनाया था। शिया मुसलमानों के बीच सपोर्ट हासिल करने वाला हिजबुल्लाह मिडिल ईस्ट में इजराइल के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। और कमाल की बात यह है कि वो फिलिस्तीन के सुन्नी मुसलमानों के लिए इजराइल से लोहा ले रहा है। और अब सुन्नी मुसलमानों का एक बड़ा धड़ा भी हिजबुल्लाह और यमन के हाउथीज को अपने हमदर्द के तौर पर देखने लगा है। कह सकते हैं कि 7 अक्टूबर के बाद सिर्फ गजा में इमारतें ही नहीं गिरी, बल्कि सदियों से बुलंद होती आ रही दूरियों की दीवारें भी ढह रही। अब हिजबुल्लाह का ये किस्सा खत्म होने को है और एक शख्स का नाम मैंने अब तक सही से नहीं लिया, बस एक बार लिया, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरल्लाह। अब से कुछ घंटे पहले नसरल्लाह का एक वीडियो बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कुछ खास बातें कही हैं। नसरल्लाह ने इस बात की तस्दीक की है कि लेबनानी महाज मुख्तलिफ शक्लों और तरीकों से गजा पट्टी में रेजिस्टेंस की हिमायत में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है और हिजबुल्लाह अपनी मसरूफियत के अपने ही उसूल नाफिज करता है, यानी अपने तरीके से चलता है। वो किसके साथ जंग में कैसे इंगेज होगा ये हिजबुल्लाह तय करता है। हर कोई तय करता है, लेकिन हिजबुल्लाह हर बार कुछ तय करके चौंकाता है। उनका दावा है। अपने इस बयान में हसन नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह के हमलों से डरकर नॉर्थ इजराइल छोड़कर भाग चुके इजरायलियों से कहा है कि अगर शुमाल की तरफ लौटना है तो पहले गजा में जंग खत्म करनी होगी। नसरल्लाह ने यह भी कहा कि रफा पर हमला करने का नेतन्याहू का मकसद अपनी शिकस्तों पर पर्दा डालने की कोशिश है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का यह एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारा रिसर्च वर्क जो हमने मेहनत से किया 2 रात जाग के, वो आपको पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल दुनिया टुडे को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों को भी सब्सक्राइब करने को कहें और वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि ये चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए और आपके लिए हम और ज़्यादा रिसर्च स्टोरी ला सकें। आज़ाद बोल इंडिया पर रोज़ की खबरें आती रहेंगी। रात 10 बजे का शो भी देखा करें, दुनिया भर की खबरें, पूरा एक गुलदस्ता होता है खबरों का। यहाँ रिसर्च वर्क वाले प्रोग्राम आते हैं। तो सलामत रहिए, खुश रहिए। दुनिया टुडे और आज़ाद बोल इंडिया देखते रहें।